आगे भी क्योंकि कुछ होगा, देखो, लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये सही है, लेकिन देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज, एक नेगेटिविटी जो बढ़ती जा रही है अमेरिका के ताल्लुक से, इजराइल के ताल्लुक से। इससे पहले ऐसा नहीं था, इतना ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे, लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज जिस तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है, ठीक है उनकी गुंडागर्दी है, उनका पावर है, लेकिन हर चीज पावर नहीं होती। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, इब्राहिम साहब ने बड़ी खबर दी अभी अभी। रूसी बेड़े के कमांडर ने एक भाषण में, एक तकरीर में मंच के सामने बात की, जिस पर लिखा था हमारा रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है। ये जो बार बार आवाज उठती है, जाहिर सी बात है कि ईरान से, और कई बार ये बात की गई। अभी फिर एक बार चर्चा में वो बात आ गई कि मुझ जैसा तुझ जैसे से बैयत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन का वो कौल जो है वो दोहराया जा रहा है खामनाई साहब के हवाले से, कि खामनाई साहब ने इस तरह से अमेरिका को जवाब दिया है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, अभी बताया जा रहा है किस तरह से फाइटर जेट वो लाए जा रहे हैं। राशिद रिजवी साहब, कल भी हम लोग इस पे बातचीत कर रहे थे। मेरा एक अपना मानना ये सही है कि वहां पे बड़े पैमाने पे लश्कर कशी जिसको कहते हैं, वो ईरान के खिलाफ हो रही है वहां पे। लेकिन कल एक छोटी पनडुब्बी, कल हम लोग खुल के बात नहीं कर सके, जाहिर है मैं सफर पे था और मेरे दोस्त यार अहबाब जो है सब बैठे थे, तो बड़ा अजीब सा था। लेकिन बहरहाल वो हमने किया एक कमिटमेंट के साथ कि नहीं चाहे थोड़ा कर लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ठीक है, ये तमाम एक पनडुब्बी ईरान की नजर नहीं आ रही थी, तो सब बेचैन हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हिट कर दे। आप बताइए, इतना डरा साइमा अमेरिका किस तरह से फाइट करेगा? ये शो क्या करना चाहता है? ये बताना क्या चाहता है? भाई ईरान ने पहले ही भी कहा, भाई मैंने कहा कि अगर ये अमेरिका की ताकत है 50,000 फौज मिडिल ईस्ट में, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, ये तमाम, तो ये कमजोरी भी तो है, क्योंकि ये ईरान के निशाने पे है। ईरान पहली फुर्सत में इस पे काम में ले लेगा इसको। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, देखिए अमेरिका ने अभी तक जितनों पे हमला किया है वो सब कमजोर लोग थे। अफगानिस्तान कौन सा मजबूत देश था, इराक कौन सा मजबूत देश था, लीबिया कौन सा बहुत इतना बड़ा मजबूत हथियारों से मजबूत देश था। इन सब कोई हथियारों से मजबूत देश नहीं थे। अफगानिस्तान में कुछ कर नहीं पाई है, तबाह कर दिया लीबिया, इराक और सीरिया को। वहां पर अपने टेररिस्ट घुसेड़े। लोग क्या जान रहे थे? पहले आप एक चीज समझिए कि लोग क्या जान रहे थे। लोग ये जान रहे थे कि आईएस के लोग जो है मुसलमान थे और वो बहुत क्रूर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, मुसलमान जल्लाद होता है। ये सब किसने क्रिएट किया? ये क्रिएटिविटी थी मोसाद इजराइल की और अमेरिका की। मुसलमान बदनाम भी हुआ, मुसलमान मारा भी गया, और उसके बाद आप देखिए आज हर जगह मुसलमान शक की नजर से देखा भी जा रहा है, मारा भी मुसलमान जा रहा है, बदनाम भी मुसलमान हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्रिएट करना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है मुमताज भाई। ये सब हमेशा असही प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। एक मूवी आई थी, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, नाम मुझको ध्यान नहीं है। उसमें पूरा आप ये समझिए अल जजीरा चैनल के ऊपर पूरी स्टोरी थी। अल जजीरा चैनल ही आया था लादेन के इंटरव्यू चलाने के लिए। आज जो इंटरनेशनल लेवल का चैनल बन गया है, वो सिर्फ ओसामा बिन लादेन के वीडियो चलाने के लिए आया था। उसके इंटरव्यू वाले वीडियो चलाने के लिए, इंटरव्यू के उसके रिकॉर्डेड वीडियो उसी को मिलते थे, अब वो चलाता रहा। तो उसी के ऊपर एक मूवी आई थी, उसमें ये था कि 5th या 7th फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा, जो जाता था मारा जाता था। बाद में पता चला कि वो फ्लोर ऐसा है कि जहां पर ओसामा बिन लादेन के पुराने वीडियो के ऊपर नई नई आवाजें रिकॉर्ड करके उसके नई धमकियां दुनिया के लिए रिलीज की जाती थी। तो ऐसे काम करता है अमेरिका।
ओसामा बिन लादेन को जो इन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान में बैठा है, अपना वो देख रहा है, न्यूज देख रहा है। अभी कोई टेररिस्ट अपने आप को न्यूज दिखाते हुए वीडियो बनवाएगा? और जो ओसामा बिन लादेन दिखाया, टीबी पेशेंट की सेहत कब बनी है? कभी आपने सुना है कि कोई टीबी का मरीज था उसकी सेहत बन गई हो? टीबी के मरीज की सेहत गिरती है, बनती नहीं है। वो तोरा बोरा की बमबारी में ही खत्म हो चुका था। एक ओसामा का चैप्टर इनको क्लोज करना था, इन्होंने पूरा एक सीन क्रिएट किया और कहा ले जाके उसको हमने समंदर में फेंक दिया मार के। क्यों? कहीं उसकी हड्डियों से डीएनए उसका ना जांच हो जाए, कहीं उसके डीएनए जांच ना करा ली जाए और मामला गड़बड़ हो जाए, इनका चेहरा खुल जाए। तो इस तरीके के ये करते हैं प्रोपेगेंडा, ये है इनका तरीका। इराक का तेल कब्जा किया आईएसआईएस के नाम पर, सीरिया के तेल पर भी कब्जा किए थे आईएसआईएस के नाम पर। ये आईएसआईएस वाले जो तेल कब्जा कर लेते थे, रिफाइनरी कब्जा कर लेते थे, तो वो बेचते कैसे थे? किसके सहारे बेचते थे? किस कंट्री से बिजनेस होता था? कौन करता था? ये सब अमेरिका करता था। तो इनके जो चेहरे हैं, ये किसी की इमेज को खराब कर देना, पहले बताएंगे अरे वो इतना बड़ा है, अरे वो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो इतना खतरनाक है, और फिर जा करके धीरे से पट से मार देंगे। वही सद्दाम के लिए किया, वही गद्दाफी के लिए किया, कि जैसे गद्दाफी बहुत बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाला, जैसे शी जिनपिंग और पुतिन, इस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, अब बाद में हल्के से मार दिया। तो ये इनका काम करने की स्ट्रेटेजी है, ये इनका काम करने का तरीका है। ये ईरान पे हमला करना चाह रहे हैं, इनके कंट्रोल में हो तो ये अभी कर दें, लेकिन इनके अभी तक दिमाग में ये चीज नहीं सेट हो पा रही है कि ईरान ने कहां कहां पे लॉन्चर लगा के रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्चर से उधर चालू हो जाए, हमारा समंदर में काम खत्म। तो अमेरिका जैसे कंट्री बिना स्ट्रेटेजी के हमला नहीं करेंगे, और वो हमला करेंगे तो इक्का दुक्का चुटपुट नहीं करेंगे, वो भारी हमला करेगा। वो चाहे उसकी उस हमले के बाद उसका क्या रिएक्शन हो, वो सेकेंडरी चीज है। और हमको तो यही लग रहा है कि ये जो मॉक ड्रिल के लिए रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, हमको नहीं लगता कि वापस जाएगा। ये हार्मुज पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खामनाई को चाल नहीं आती है या पुतिन को चाल नहीं आती है। जब इनका अब्राहम लिंकन वहां से चला, तब यहां से अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग फरवरी के 3rd या 4th वीक में वहां पर मॉक ड्रिल करेंगे विथ चाइना, विथ इजराइल, सॉरी विथ चाइना, विथ रशिया। तो उनके अब्राहम लिंकन के आने के बाद इन्होंने भी अपनी कहानी सेट कर ली। और अगर आकर के वहां पर रुक गया, मॉक ड्रिल के बाद नहीं गया, तब आप समझिए और दुनिया समझेगी कि रशिया खुल के ईरान के साथ है। जी मुमताज भाई। ये तैयारी है। देखिए अब खुल के है ही है। देखिए मैंने तो कल एक बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीन जो है मौके की तलाश में था, भाई इतने बड़े बड़े असलहे बनाए, अभी तक कोई टेस्टेड है नहीं। टेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना किसी से वार करता नहीं है। और छोटे छोटे जगहों पे जैसे अमेरिका क्या करता है, छोटे छोटे मुल्कों पे फायर करके वो एक तरीके से टेस्टेड असलहे बनाता है, क्योंकि यही तिजारत है उनका, यही बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन भी इंतजार में है कि अगर जंग हो तो हम टेस्टेड जो है वो हो जाए इस तरीके से। तो ये चीजें हैं। और आपने जैसा कहा था कि उसने जो है पाकिस्तान के साथ आकर के ये काम करने की कोशिश की थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज जो है सामने आई थी। बहरहाल ये
इब्राहिम साहब ने खबर दी, अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी और आधी से ज्यादा एयरफोर्स ईरान के आसपास जंग के लिए झोंक दिया है। दुनिया ने ऐसी सैन्य जमावड़ा, ऐसा फौजी जमावड़ा नहीं देखा। पर ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम अल खामनाई जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हैं। यहाँ तेहरान के बाहर इलाकों में ये बताया जा रहा है यूएस सैनिकों के लिए 5000 कब्रें तैयार की गई हैं। तेहरान के सबसे बड़े कब्रिस्तान बेहिश्ते ज़ाहिरा के उसमें उससे बाहर कहा गया है कि सीईओ ने कहा है कि एक अलग जगह की जरूरत थी क्योंकि यूएस सैनिकों को मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता। ये जो ईरान इस तरह की चीजें करता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मश्क हो या 5000 कब्रिस्तान तैयार कर देना हो या ये कहना हो कि घर घर जो है अमेरिका में लाशें जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर जंग हुई तो इसमें दो राय नहीं है कि ऐसा ना हो। और राशिद साहब, रमजान है और सब कुछ है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है अभी? मिडिल ईस्ट किस तरह से इसको देख रहा है? इस पे क्या क्या सूरत हाल है राशिद साहब? अरबों की मैं बात कर रहा हूँ। मुमताज भाई, मिडिल ईस्ट तो भाई मना रहा है कि जंग ना हो। मिडिल ईस्ट जानता है कि अगर जंग होगी तो उसकी रोजी रोटी पर अटैक हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो उनका तेल का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। वो बाहर माल इनका डिलीवर हो नहीं पाएगा, इनके पास इनकम की क्राइसिस हो जाएंगे। और क्रूड ऑयल ऐसा चीज है कि जो कार्गो प्लेन से नहीं आ सकता, जो शिप से ही आता है, जिसमें लाखों क्यूबिक क्रूड ऑयल जाते हैं, लाखों में। इसको आप कहेंगे 20 लाख लीटर, 40 लाख लीटर या 1 करोड़ लीटर, तो इस तरह से हो जाते हैं। समंदर के ऊपर जो उसका एरिया तैरता है उससे भी वो कम से कम 60 फीट ऊंचा रहता है, और लंबाई जो उसकी होती है 100 मीटर, 80 मीटर, उससे कम नहीं होती है। 150 मीटर की लंबी शिप है और उसके अंदर पूरा भरा रहता है क्रूड ऑयल। वरना आपको क्या लगता है कि अगर ये जो हमारे यहाँ ट्रक चलते हैं इंडियन ऑयल वाले, एचपी वाले, उतना तेल लेके आएंगे तो उससे 50 गुना ज्यादा तो रास्ते में उसका ईंधन खर्चा हो जाता है। तो परेशान है अरब लीग कि अगर ये हो गया तो हमको दिक्कत हो जाएगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको यकीन दिलाया है कि आप लोग परेशान मत हो, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं होगा इस जंग में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नजदीक से ईरान को नहीं देखा है, इन लोगों ने ईरान को नजदीक से देखा है। इनको पता है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि अगर मारने पे आ जाएगा तो रुकेगा नहीं। जिस तरीके से इजराइल भी शुरू कर दिया था उसने, जब इजराइल ने लास्ट डे हमला किया, जबकि ईरान ने बंद कर दिया था हमला, जब उसने लास्ट डे अपनी पूरी ताकत झोंकी तो फिर ईरान ने उससे डबल दिया। मारने पे आ गए तो रुका नहीं। तो इस चीज से डरते हैं ये लोग, और एक डर इनके अंदर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एयरबेस से भी हमला ना कर दे कहीं। देखिए, अमेरिका करना चाहेगा, ये रोक नहीं पाएंगे मुमताज भाई। न इनकी हिम्मत है, न इनकी हैसियत है कि उसको रोक ले। सऊदी अरेबिया ने यहाँ कह दिया नहीं कि अगर जी देखिए, बिल्कुल। सऊदी अरब ने ये कहा कि अगर एयरबेस पे हमला होता है, उसने कहा अगर एयरबेस पे हमला होता है हमारे, तो ये हमला हम पे नहीं अमेरिका पे माना जाएगा। जी मुमताज भाई, यही चीज है। अच्छा, ये क्यों कहा? आप अगर गौर करेंगे राशिद साहब कि जब कतर पे जवाब में ईरान ने अटैक किया था तो पहली बार ऐसा देखने में मिला था कि कतर के अवाम जो हैं वो ईरान के खिलाफ नहीं निकले थे सड़कों पे। हालांकि कतर सरकार ने एक्शन लिया था, उन्हें अरेस्ट किया था,
वो ईरान के खिलाफ नहीं निकले थे, वो अमेरिका के खिलाफ निकले थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बेस इस्तेमाल ना होता तो ईरान हम पे अटैक क्यों करता। तो यही चीज इन लोगों के जहन में होगी कि अगर कुछ भी नुकसान आज की तारीख में होता है ईरान के हमले में, तो उसके लिए ईरान नहीं अमेरिका और खुद हमारी सरकार जिम्मेदार होगी। क्या एक तो ये डर इनके जहन में होगा। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इब्राहिम ने साहब ने दिया कि रूसी नौसैनिक जहाज ओमान की खाड़ी में यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुंच गए हैं। ये खबर आ रही है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था। इसके अलावा हसन रिजवी साहब ने लिखा है कि मैं राजा सिंह राजपूत साहब का नाम ले लूं। मैंने कई लोगों का नाम लिया था लेकिन मैं उनका देख नहीं पाया था या वो बाद में आए। बहरहाल मैं उनको भी इसमें शामिल करता हूं अपनी गुफ्तगू में। हालांकि वो शामिल रहते ही है लेकिन फिर भी मैं उनको शामिल करता हूं। यहाँ पे ईरान और रूस, ईरान और चीन ने जो मीटिंग की है यूं ही नहीं की है। इन मीटिंग में अमेरिका को कैसे घेरना है ये सब चल रहा था। अब अमेरिका के बेड़े आ चुके हैं और पीछे से रूस चीन भी ड्रिल के बहाने आ गए हैं। ये राशिद साहब जो आप बात कह रहे हैं कि ये ड्रिल के बहाने और बाद में ऐलान करके, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। उसी ओमान के आसपास अमेरिका है, इधर रूस पहुंच गया। क्या आपको लग रहा है कि इनको जो है अब मतलब मैंने इससे पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि कई बार तो मुझे लगता है कि खुद जो है अमेरिका घिर गया है। जी राशिद साहब, क्या अगर इस नजरिए से देखा देखिए जाए। मुमताज भाई, देखिए अभी ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत दिन तक चलेगा। अभी आप देखिएगा इजराइल का भी एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, सॉरी ब्रिटेन का भी आएगा, फ्रांस का भी आएगा, वो भी आप देखिएगा। अभी फिर नॉर्थ कोरिया भी अपना भेजेगा, ये भी आप देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया जो है एक मुहाने पे बैठी है, ये दुनिया दो मुहाने पे आएगी। और यहां पर अगर जंग हुई तो आप ये समझिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बड़ी जंग होगी यहाँ पर फिर। और इस जंग को टालने की सब कोशिश करेंगे। यूरोप आएगा, यूरोपीय यूनियन आएगी इसको रोकने के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज आएंगी इसको रोकने के लिए। उनको पता है कि मिडिल ईस्ट पे अगर वॉर शुरू हो गई तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अपने हथियारों की टेस्टिंग तो चाइना कर ही लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन उसकी हथियारों की टेस्टिंग के बाद जो आग लगेगी उसको कौन बुझाएगा? क्या वो लोग नहीं जानते हैं? अमेरिका के लोग या अमेरिका की इंटेलिजेंस नहीं जानती है कि चाइना के पास कैसे कैसे हथियार हैं? और रही बात ईरान की, तो देखिए ईरान के लिए मार्को रूबियो ने भी यही बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप खामनाई से बात करना चाहते हैं, लेकिन खामनाई मतलब डायलॉग जिससे होना है वो मेन बंदा ही ऐसा है ईरान में कि जिससे बात करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अब आप देखिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, उससे मीटिंग फिक्स करने के लिए लोग परेशान रहते हैं किसी तरीके से मेरी डोनाल्ड ट्रंप से एक मीटिंग फिक्स हो जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप खामनाई से मीटिंग करना चाहता है, खामनाई से मिलना चाहता है और खामनाई उससे नहीं मिल रहा है। ये मार्को रूबियो का बयान है ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बैठ के बात करने को तैयार है खामनाई से, लेकिन खामनाई नहीं मिलना चाहते। तो फिर कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा? तो मुमताज भाई, हम लोग बैठ करके डिबेट में
या आपस में जब हम लोग गॉसिप करते हैं तो हर चीज को बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं।